जय हिंद। यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता या समान सिविल संहिता हाल ही में चर्चा में रहा है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य जो है समान सिविल संहिता को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। हमें यह भी पता है कि गोवा में यह पहले से भी लागू था, परंतु उत्तराखंड पहला कैसे बन गया है, इसे तो दूसरा होना चाहिए। इसके अलावा समान सिविल संहिता क्या है, इसके लागू होने से न्यायपालिका पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगी और इसके जो है क्या क्या फायदे हैं, इसे हम डिटेल से समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले समान सिविल संहिता का भारतीय संविधान में विवरण जो है संविधान के भाग 4 राज्य के नीति के निदेशक तत्व के अनुच्छेद 44 में है। इसे हम डिटेल से समझेंगे। पिछले वीडियो में हम संविधान के भाग 3 यानी मौलिक अधिकार को डिटेल से देख चुके हैं। मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 12 से 35 तक देखे थे। तो आज जो है भाग 4 जिसमें सिविल संहिता भी पढ़ेंगे, समान सिविल संहिता, इसमें हम अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, जिसमें अनुच्छेद 44 आएगा, उसी में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो देखिए, डीपीएसपी जिसे हिंदी में हम लोग राज्य के नीति के निदेशक तत्व कहते हैं। अब डीपीएसपी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो डीपीएसपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति के निदेशक तत्व। तो राज्य के नीति के निदेशक तत्व जो है भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। तो ये सवाल में पूछे जाते हैं, परंतु सवाल में यह भी पूछा जा चुका है कि आयरलैंड के संविधान से तो भारत लिया है, परंतु आयरलैंड ने जो है डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया था? तो आयरलैंड जो है स्पेन के संविधान से डीपीएसपी को लिया था। और इसके अलावा जो है राज्य के नीति के निदेशक तत्व में 2 प्रकार के लोकतंत्र की चर्चा है। कौन से? तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। ये यूपीएससी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि डीपीएसपी में जो है कितने प्रकार के लोकतंत्र की चर्चा है। तो 2 प्रकार के, सामाजिक और आर्थिक। इसके अलावा डीपीएसपी में 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है। कौन कौन से? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ध्यान दीजिएगा, न्याय 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जबकि लोकतंत्र जो है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। ये इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले डीपीएसपी में ऐसे तत्व को रखा गया है जो देश के लिए तो जरूरी है, परंतु संविधान निर्माण के समय देश के पास इतने धन और संसाधन नहीं थे कि इन्हें लागू किया जा सके। तो इसे राज्य के नीति के निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी में रखा गया है। जब सरकार के पास जो है इतना धन या संसाधन उपलब्ध हो जाएगी तो इसे यह लागू कर सकते हैं। डीपीएसपी को केटी शाह ने डीपीएसपी को एक ऐसा चेक कहा था जिसका भुगतान राज्य जो है यानी बैंक अपनी इच्छानुसार करती है। तो यह किसने कहा था? केटी शाह ने। केटी शाह ने कहा था डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक अपना इच्छानुसार करती है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, डीपीएसपी में जो है हम लोग अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक पढ़ेंगे। 35 तक हम लोग मौलिक अधिकार में पढ़ चुके थे। अब 36 में क्या है? तो अनुच्छेद 36 में दिया हुआ है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में जो है वो मौलिक अधिकार का परिभाषा था, परंतु अनुच्छेद 36 में हम लोग पढ़ रहे हैं राज्य की परिभाषा। अब इसमें राज्य क्या है? तो राज्य ये बिहार, पंजाब, ये सब राज्य नहीं। इसमें जिसके पास जो है कुछ कर्मचारी होते हैं जिन्हें अपना वेतन वगैरह देते हैं, जैसे रेल, बिजली, ये सब हो जाएगा इस समय स्टेट यानी राज्य। अनुच्छेद 37 में दिया है डीपीएसपी जो है यह न्यायालय में वाद योग्य या फिर परिवर्तनीय नहीं है। इससे बने हैं सवाल में कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भाग न्यायालय में वाद योग्य या फिर परिवर्तनीय नहीं है? तो डीपीएसपी जो है परिवर्तनीय नहीं है, इसे ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 36-37 हम लोग देख चुके हैं। अब अनुच्छेद 38 में क्या है? तो लोक कल्याण की अभिवृद्धि, यानी सरकार जो है जनता का कल्याण करेगी। इसी के तहत राशन कार्ड वगैरह दिया जाता है ताकि उन्हें मुफ्त में राशन मिल सके। अनुच्छेद 38। अब अनुच्छेद 39 में क्या है? ये सवाल जो है पिछले एनटीपीसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आर्टिकल 39 में दिया हुआ है समान काम के लिए स्त्री और पुरुषों को समान वेतन देना चाहिए। क्या है? स्त्री और पुरुषों को जो है समान काम के लिए हमें समान वेतन दिया जाएगा। परंतु वर्तमान में अभी देखते हैं कि कोई भी मजदूरी के समय में पुरुषों से हमेशा जो है 40-50 रुपये कम ही महिलाओं को दिया जाता है। तो यह अनुचित है। इसी में दिया है अनुच्छेद 39 में कि महिलाओं और पुरुषों को जो है समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। अब 39 के क, तो 39 के क में क्या दिया हुआ है? निःशुल्क विधि सहायता, मतलब फ्री में जो है उसे कानूनी सहायता दिया जाए।
और अनुच्छेद 39 का को आ गया, तो जहाँ भी को ABCD जुटा रहेगा तो उसे जो है बाद में जोड़ा गया किसी न किसी संविधान संशोधन द्वारा। तो 39 का को जो है सवाल में पूछा जा सकता है कि कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो 39 का को जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इंदिरा गांधी जी के समय में जोड़ा गया था। अब 39 का को देख चुके हैं। अब अनुच्छेद 40, तो अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायत का गठन। देखिए, ग्राम पंचायत के गठन के सपोर्ट में महात्मा गांधी थे, परंतु ग्राम पंचायत के विरोधी कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर। तो इन दोनों के मतभेद के कारण ही इसे जो है DPSP में रखा गया है कि जिस राज्य को लगेगा कि हमारे यहाँ ज़रूरी है DPSP मतलब ग्राम पंचायत, तो वो अपना लागू कर सकता है, और जहाँ जिस राज्य को लगेगा कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो वो नहीं केयर करेगा। तो देखिए, सबसे पहले जो है ग्राम पंचायत राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। और कब किया गया था, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो 2 अक्टूबर 1959 में महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर, क्योंकि ये जो है ग्राम पंचायत के सपोर्टर थे महात्मा गांधी, तो नागौर के राजस्थान के नागौर में। इसके अलावा जो है यह किस कमेटी के सिफारिश पर लागू किया गया था, तो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर जो है ग्राम पंचायत को लागू किया गया था। अब आर्टिकल 41, तो आर्टिकल 41 में है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, जैसे इसी के तहत जो है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगों को साइकिल वगैरह 41 के तहत दिया जाता है। 42 में क्या है, तो 42 में है न्याय संगत मनोचित दशा और प्रसूति सहायता, मतलब इस समय जो है इसी के तहत जो है मैटरनिटी लीव और पैटर्निटी लीव जो है सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है आर्टिकल 42 के तहत। इसी के तहत जो है प्रसूति, जैसे यदि कोई कर्मचारी प्रसूति हैं तो उन्हें जो है कठोर काम नहीं करवाया जाता है, उन्हें ऑफिशियल वर्क दिया जाता है। तो ये हो गया 42। आर्टिकल 43 इम्पोर्टेंट है, यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 43 में क्या है, तो निर्वाह योग्य मजदूरी। आर्टिकल 43 में है किसी को भी यदि आप काम करवाते हैं तो इतना उसे मजदूरी अवश्य मिलना चाहिए कि उसका परिवार चल सके, इसे कहते हैं निर्वाह योग्य मजदूरी। ये है 43 में। इसे याद करने के लिए एक ट्रिक भी है, दमन। 2 से हो गया कुछ दशाओं में, ये हो जाएगा आर्टिकल 41। मौ से हो जाएगा मनोचित दशा और फिर प्रसूति सहायता, ये आर्टिकल 42। और 9 से निर्वाह योग्य मजदूरी, ये है आर्टिकल 43 में। अब आ जाते हैं सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद आर्टिकल 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अनुच्छेद 44 में ही दिया हुआ है समान नागरिक संहिता या फिर समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, भारत में रहने वाले किसी भी धर्म जाति के लोगों के लिए समान कानून, इसी को कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। समान नागरिक संहिता में जो है किसी भी धर्म या जाति में शादी, विवाह, जायदाद के बंटवारे या फिर गोद वगैरह लेना, इसके लिए एक ही कानून लागू होंगे। इससे देखिए फ़ायदा क्या होगा, तो न्यायालय पर जो है अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून होने से उसके निर्णय लेने में कुछ परेशानी होती है और उस पर बोझ भी जो है बढ़ता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाने से न्यायपालिका पर जो है यह बोझ खत्म हो जाएगा। इसके अलावा बहुत ही लंबे समय से पड़े वैसे मुकदमे जो इसके कारण लटके हुए हैं, वो जल्द से इनके निपटारे हो जाएंगे। इसके अलावा जो है महिलाओं की इसमें स्थिति सुधरेगी। और गोवा में जो है आप लोगों को पता होगा कि 1961 में जो है 1961 ईस्वी में ऑपरेशन विजय के तहत इसे भारत में मिलाया गया था। तो गोवा में जो है समान नागरिक संहिता ये पुर्तगालियों के समय से ही लागू है, इसलिए यह भारत में मिलने के बाद इसमें लागू नहीं हुआ, इसलिए जो है पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। तो पहला राज्य UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला कौन सा बना है, तो उत्तराखंड। गोवा जो है पुर्तगालियों के समय में ही वहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया था। इसके अलावा अब आर्टिकल 45 को देखते हैं। तो आर्टिकल 45 में दिया हुआ 6 वर्ष से कम बच्चों को जो है पोषायुक्त आहार सरकार जो है उपलब्ध करवाएगी। इसके अलावा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा जो है सरकार उपलब्ध करवाएगी। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को लिए निःशुल्क शिक्षा 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसे 21 के क में भेज दिया गया है, जिसे हम मौलिक अधिकार में पढ़ चुके हैं। 21 के क में है 6 से 14 वर्ष के जो है बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। अब यह DPSP में नहीं रहा है। आर्टिकल 46, आर्टिकल 46 में है SC, ST और OBC के लिए विशेष आरक्षण। 47 में क्या है,
आर्टिकल 47 में है पोषायुक्त आहार जो है सरकार उपलब्ध करवाएगी। इसके अलावा नशीली दवा और शराब पर यदि चाहे सरकार तो राज्य सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। तो 47 के तहत ही बिहार में जो है शराबबंदी लागू किया गया है। आर्टिकल 48 में क्या है, कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना। 48 में है कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना। 48 के क में क्या है, तो 48 के क में जो है पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेवारी होगी। 48 का को आ गया तो यहाँ आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो किसी न किसी संविधान संशोधन द्वारा जुड़ा होगा। तो 48 का को जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। अब आर्टिकल 49, आर्टिकल 49 में क्या है, राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा जो है सरकार करेगी। आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। और 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। आर्टिकल 51 में क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मसले को जो है समझौता द्वारा सुलझाया जाएगा। इसी के तहत जो है भारत यूएनओ का सदस्य बना था। तो ये हो गया आपका राज्य के नीति के निदेशक तत्व। आर्टिकल 36 से 51 तक हम लोग देख चुके हैं, 36 से 51 तक। देखिए भाग 3 में हम लोग मौलिक अधिकारों को पढ़े थे। भाग 4 में क्या पढ़े हैं, तो डीपीएसपी। मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में अंतर पूछा जाता है। तो मौलिक अधिकार और राज्य की नीति के निदेशक तत्व में क्या अंतर है, इसे हम लोग देख लेते हैं। तो पहला अंतर है मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जबकि डीपीएसपी भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। दूसरा अंतर, मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड किससे लिया था, तो स्पेन से, यहाँ याद रखिएगा। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार जो है न्यायालय में वाद योग्य और प्रवर्तनीय है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकार वाद योग्य और प्रवर्तनीय है, परंतु डीपीएसपी जो है न्यायालय में वाद योग्य और परिवर्तनीय नहीं है। चौथा अंतर है मौलिक अधिकार हमें जन्म से मिल जाते हैं, यानी यह नैसर्गिक अधिकार है, परंतु डीपीएसपी राज्य अपने इच्छानुसार देती है। पांचवा अंतर, मौलिक अधिकार जो है इसके पीछे कानूनी मान्यता है, परंतु डीपीएसपी के पीछे जो है राजनीतिक मान्यता है। छठा अंतर क्या है, तो मौलिक अधिकार जो है निलंबित हो सकता है, परंतु डीपीएसपी निलंबित नहीं हो सकता है। और सातवां और अंतिम अंतर क्या है, तो मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति के भलाई के लिए है, जबकि डीपीएसपी समाज के भलाई के लिए है। तो ये हो गया हमारा मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में अंतर। अब डीपीएसपी से संबंधित वैसे सवाल जो पिछले यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, अन्य अदर स्टेट के पीसीएस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। पहला सवाल है, राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने के क्या उद्देश्य हैं। ए है राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, या फिर डी में है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो देखिए बता चुके थे शुरुआत में ही कि इसमें जो है दो प्रकार के लोकतंत्र यानी प्रजातंत्र की मतलब विवरण किया गया है, सामाजिक और आर्थिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये आईएएस प्री 2002 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में दिया है ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, ये तो सही है। दूसरा है इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध जो है किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, तो ये दोनों सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ए है केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। ये आसान सवाल था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक और दो दोनों। नेक्स्ट है जो 41वां बीपीएससी में पूछा जा चुका है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। ए राज्य के नीति के निदेशक तत्व में, बी चौथी अनुसूची में, सी मौलिक अधिकारों में, या डी प्रस्तावना में। तो इसका सही जवाब जो है ए और डी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल जो झारखंड पीसीएस में पूछा जा चुका है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निदेशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है। ए ऑस्ट्रेलिया, बी अमेरिका, फ्रांस या आयरलैंड। तो ये हो जाएगा आयरलैंड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है नीति निदेशक सिद्धांत हैं, ए वाद योग्य, बी वाद योग्य नहीं, सी मौलिक अधिकार, या डी कोई नहीं। तो बता चुके हैं नीति निदेशक तत्व जो है वाद योग्य नहीं है और परिवर्तनीय भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जो आईएएस प्री 2013 में पूछा जा चुका है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है।
ए मौलिक अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी डीपीएसपी या डी मौलिक अधिकार तथा मूल कर्तव्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डीपीएसपी, यानी राज्य की नीति के निदेशक तत्व। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? ए अनुच्छेद 51, बी 48 का को, सी 43 का को, या फिर अनुच्छेद 41। तो बता चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, ये 51 में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? ए मद्य निषेध, बी काम का अधिकार, सी समान कार्य हेतु समान वेतन, डी सूचना का अधिकार। तो देखिए सूचना का अधिकार हम लोग जो है ये मौलिक अधिकार में पढ़े थे आर्टिकल 19 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सूचना का अधिकार। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? बता चुके हैं। ए भीमराव अंबेडकर ने, बी के.एम. मुंशी ने, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या डी के.टी. शाह ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के.टी. शाह ने। तो देखिए हम लोग डीपीएसपी से संबंधित सभी सवालों को देख चुके हैं, अब एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं। देखिए संविधान के भाग 1 में हम लोग पढ़े थे संघ के राज्य एवं उसका राज्य क्षेत्र, ये अनुच्छेद 1 से 4 तक था। भाग 2 में पढ़े थे नागरिकता 5 से 11 तक, 3 में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक, और अब जो है भाग 4 में हम लोग पढ़े हैं डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। अब नेक्स्ट में हम लोग 4 का को भाग देखेंगे जिसमें मौलिक कर्तव्य को पढ़ेंगे डिटेल से, इससे भी सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो आई होप आज का यह वीडियो आप लोगों के यूजफुल रहा होगा। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, महिला अन्नदाता और सीमा पर खड़े जवानों का सम्मान कीजिएगा, क्योंकि यही हमारी आन बान शान है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।